हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो है अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि भारत पर जो है सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो अरबों ने किए थे। किसने किए थे? अरबों ने किए थे। और जिस अरब शासक के नेतृत्व में उन्होंने सफल आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इनको लेकर कंफ्यूजन चलता है बच्चों में। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि भारत पर आक्रमण कर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो कोई महमूद गजनवी कर देता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम कर देता है, कोई सुबुतगीन कर देता है। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा मैं शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था वो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। और तुर्की आक्रमण जो है, तुर्की आक्रमण, पहला तुर्की आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था सुबुतगीन। कौन था? सुबुतगीन। ठीक है, उसके बाद में जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने हालांकि भारत पर ज्यादा आक्रमण किए थे, लेकिन ये जो दो इंपॉर्टेंट सवाल है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत पर सबसे पहले पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो महमूद बिन कासिम। और तुर्की आक्रमण किसने किया? तो महमूद गजनवी। हालांकि दोनों मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम आक्रमण महमूद बिन कासिम, ठीक है, और तुर्की आक्रमण की बात करें तो सुबुतगीन ने किया था। सुबुतगीन ने पहला किया था। पहला क्या अगर आए ने तो सुबुतगीन ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार अब कल हमने जान लिया था अरब कौन थे, अरबों ने कैसे भारत पे आक्रमण किया, क्या उनके प्रभाव पड़े, इसके बारे में देख लिया था। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है तुर्कों का आगमन। तुर्कों का आगमन। अब जैसे अरब एक जाति है वैसे तुर्क भी एक जाति है। तुर्क भी क्या है? एक जाति है। अब तुर्क जो लोग थे वो चीन के सीमांत क्षेत्र में रहते थे। किधर रहते थे? चीन के सीमांत क्षेत्र में रहते थे और बिल्कुल असभ्य और बर्बर थे। असभ्य और बर्बर थे। मतलब असभ्य और बर्बर जो होते हैं वो क्या होता है? अपना दिमाग कम और शरीर ज्यादा काम में लेते हैं। शरीर ज्यादा काम में लेते हैं। और जो व्यक्ति जिस चीज को ज्यादा काम में लेता है उसका विकास भी उसी का ज्यादा होता है। हम अगर दिमाग ज्यादा काम में लेंगे तो दिमाग का विकास होगा, और अगर शरीर ज्यादा काम में लेंगे तो शरीर का विकास होगा। ठीक है, तो वो लोग जो है दिमाग को काम में लेते ही नहीं थे। मतलब उनकी कल्चर जो है निम्न लेवल की थी, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तो जो जिसका शरीर ज्यादा काम में लेते हैं और तो वो शरीर ज्यादा काम करेगा, ठीक है, और शरीर ज्यादा शक्तिशाली होगा। और जब शरीर में शक्ति होती है तो क्या होता है? लड़ने का जी करता है। लड़ने का जी करता है। कई बार ज्यादा शरीर में जो है ताकत आ जाती है तो आदमी कहे कि मेरा मारवाड़ी कहते हैं कि मेरा हार्ट फट है ना, हार्ट फट। मतलब जब मनचाहे से लड़ने की जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, तो तुर्कों की ये कंडीशन थी, दिमाग तो काम करता नहीं था और लड़ने के लिए हार्ट फाड़ता है ना। अब लड़ने के लिए तो वो किसी न किसी से लड़ते रहते थे, किसी न किसी से लड़ते रहते थे। ठीक है, पहले तो आपस में लड़ते थे, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया था कि आके 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हो गया था। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हो गया था। और इस्लाम के उदय के बाद मैंने बताया था खलीफों के काल में जो है इस्लाम का जबरदस्त प्रसार हुआ था। इस्लाम का जबरदस्त प्रसार हुआ था और उस प्रसार में जो है यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक इस्लाम का प्रसार हो गया था। देखो 7वीं शताब्दी से पहले एक भी मुस्लिम दुनिया में नहीं था। एक मुस्लिम दुनिया में नहीं था क्योंकि उसका उदय नहीं हुआ था पहले। तो उससे पहले ये तुर्क, अरब वगैरह जो थे उनका धर्म दूसरा था। कोई बौद्ध धर्म को मानता था, कोई अपने प्राचीन धर्म को मानता था, है ना, अलग धर्म था। लेकिन बाद में जब वो इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इस्लाम धर्म का इतना तीव्र गति से प्रसार हुआ कि वो एक दुनिया का मुख्य धर्म बन गया। दुनिया का मुख्य धर्म बन गया। तो बाद में उनका इस्लाम धर्म का प्रसार उन तुर्कों की तरफ भी हुआ, तुर्कों की तरफ भी हुआ और उन्होंने तुर्कों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन तुर्क तो ऑलरेडी जो है वो मतलब जो योद्धा थे, है ना, लड़ने में एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो वो जो है उन पर छापामार करते थे, उनसे परेशान हो गए थे। तो उनको क्या करते थे? पकड़ लेते थे, उनको पकड़ लेते थे। उसी दौरान एक जो मुस्लिम राज्य था वो एक सासानी वंश था। क्या नाम था? सासानी वंश। सासानी वंश जो है एक पैदा हुआ था। पहले क्या था, मैंने जो बताया था कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की थी। उसके बाद में जो खलीफा हुए थे
और ये उमैया वंश तक, मैंने आपको बताया था अबू बकर उस्मान अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफाओं थे। और बाद में उमैया वंश तक, उमैया वंश तक जो है इस्लाम जगत पर एक ही खलीफा का राज चलता था, एक ही खलीफा का राज चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार होता गया भाई, अलग अलग जातियों में उनका प्रसार हुआ, तो उनमें विभेद बढ़ते गए, मतभेद बढ़ते गए, लोगों में जो है क्षोभ बढ़ता गया, आक्रोश बढ़ता गया कि भाई हमारी नहीं सुनी जा रही है ना। उनको जो है पहले मुसलमान बने उनको तो जो है ज्यादा इज्जत दी जा रही है, बाद में जो मुसलमान बने उनको कम इज्जत दी जा रही है। जैसे ईरानी वगैरह बाद में बने थे, तो ईरानी कहते थे हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है मैं तो जो है नहीं मिल रहा है ना। इसके अलावा जो है मुसलमानों में 2 वर्ग थे, 2 समुदाय थे, शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया लोग जो है वो मानते थे कि इस्लाम का जो मोहम्मद साहब का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है वो जो है अली से मानते हैं। किसे मानते हैं? अली से मानते हैं। क्योंकि और जबकि सुन्नी लोग जो है प्रथम खलीफा किसको मानते हैं? अबू बकर को मानते हैं। जबकि शिया लोग जो है अली को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो मोहम्मद साहब के रक्त संबंध से संबंधित है वो ही खलीफा माना जाएगा। लेकिन पहला जो खलीफा था अबू बकर, वो मोहम्मद साहब का ससुर था। मोहम्मद साहब का क्या था? ससुर था। तो वो रक्त से संबंधित तो था नहीं, इसलिए अबू बकर, उस्मान, उमर को वो जो है खलीफा नहीं मानते शिया लोग। वो केवल खलीफा की शुरुआत कहां से मानते हैं? अली से मानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। तो वो भी असंतुष्ट थे, 2 वर्ग बन गए थे, है ना। तो शिया लोग थे, ईरानी लोग थे, वो असंतुष्ट थे और वो मतलब इस्लाम में विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो इस चक्कर में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो आगे क्या हुआ, इसमें विरोध प्रदर्शन हो गया, तो फिर बाद में जब विरोध नहीं होता तो नेता भी पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नेता पैदा हो जाते हैं। तो अलग अलग नेता पैदा हो गए, अलग अलग नेता पैदा हो गए, तो वो क्या करने लगे? अलग अलग राज्य स्थापित करने लगे, अलग अलग राज्य स्थापित करने लगे। तो पहले जो है मैंने बताया कि खिलाफत की पूरे इस्लाम जगत में एक ही खलीफा की शासन चलता था, एक ही खलीफा के आदेश को माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम का दूर दूर तक प्रसार हुआ, तो उसमें विभाजन बढ़ता गया और वहां पर अलग अलग शक्तियां प्रकट होने लगी और अलग अलग शक्तियां प्रकट होकर जो है अलग अलग राज्य उन्होंने स्थापित कर लिए। और उन्हीं का परिणाम एक ससानी वंश था। वो भी इसी प्रकार का एक वंश था। वो यहाँ पर जो है ससानी वंश पैदा हो गया। और ये ससानी वंश का जो संपर्क है वो तुर्कों से हुआ। ससानी वंश का संपर्क किससे हुआ? तुर्कों से हुआ। ठीक है, और तुर्कों से संपर्क हुआ और उन्होंने तुर्कों की शक्ति को पहचाना, मतलब ससानी वंश हालांकि महत्वपूर्ण था, लेकिन उनमें इतने खतरनाक योद्धा नहीं थे। खतरनाक योद्धा किसमें थे? तुर्कों में तो वो जनजात योद्धा थे, है ना, लड़ाकू जाति थे। जैसे भारत में जो है राजपूत लोग, क्षत्रिय लोग जन्मजात लड़ाकू होते हैं ना, वैसे जो है तुर्क लोग जो थे वो जन्मजात लड़ाकू थे। तो उन्होंने क्या किया? उनमें से कई लोगों को जो है दास बना लिया, कई लोगों को जो है अपनी सेना में भर्ती कर लिया, है ना, और सेना में भर्ती करके मतलब जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया। तो उनकी सहायता से वो जो है दूसरे क्षेत्रों में प्रसार करने में काबिल हो गए। और तुर्कों ने भी क्या किया? इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार इन्होंने उनको गुलाम बनाया। और आपको पता है कि इस्लाम धर्म में गुलामों का बेहद इंपॉर्टेंस रहती है। हम तो जो है गुलाम बोलते हैं, दास बोलते हैं, तो कहते हैं यार दास है तो मतलब नौकर है, तो क्या मतलब उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस्लाम में जो है दास है या गुलाम है उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, उनमें से कई लोग शासक बन जाते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में पूरा वंश जो है उसको गुलाम वंश कहा जाता है। और उस वंश के जो सारे शासक है वो गुलाम ही थे, है ना, मतलब शासक बनने से पहले गुलाम ही थे। ठीक है, तो ससानी वंश ने जो है तुर्कों को क्या बनाया? गुलाम बनाया और उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। अब ससानी वंश के जो शासक थे उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा कि उसमें एक शासक था, उसका जो नाम था वो था आपके, एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको, अहमद। क्या नाम था? अहमद। किस वंश का शासक था? ससानी वंश का एक शासक था अहमद, है ना। अब अहमद ने क्या किया? एक जो आपके शासक था उसका नाम था अल्पतगी नाम का एक गुलाम था। अल्पतगी नाम का एक गुलाम था। इसको अपना गुलाम बनाया इसने, अल्पतगी। किसने बनाया? अहमद किस वंश का शासक था? ससानी वंश का शासक था और उसने अल्पतगी को क्या बनाया? गुलाम बनाया। ठीक है, अब गुलाम बनाया और इसे विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। लेकिन बाद में
अल्बतगीन ने ही एक नए वंश की स्थापना की। अल्बतगीन ने क्या की? एक नए वंश की स्थापना की और वो वंश था तुर्की वंश। कौन सा वंश था? तुर्की वंश। और कब स्थापना की जाती है उसकी? 962। मतलब इस गुलाम को जो है शासन में स्थान दिया और इसी गुलाम ने जो है क्या किया, मतलब एक नया वंश स्थापित कर दिया। अब तुर्की वंश की स्थापना किसने की? अल्बतगीन ने। अब उसके भी एक दास था, उसके भी एक दास था, ठीक है, और उसका नाम था सुबुतगीन। क्या नाम था? सुबुतगीन। उसका एक देश था सुबुतगीन, ठीक है। अब इसने भी इसको इंपोर्टेंट पदों पर नियुक्त किया, है ना। बाद में ये भी जो है इसकी शक्ति को देख के जो है ये इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसको अपना दामाद बना लिया। अल्बतगीन ने क्या किया? सुबुतगीन को जो है अपना दामाद बना लिया। दामाद बना लिया तो भाई दामाद बना लिया, लेकिन बाद में जो है जब अल्बतगीन की मृत्यु हुई तो इसके जो वंशज थे, अल्बतगीन के जो पुत्र वगैरह थे वो थोड़े कमजोर थे, तो उनकी कमजोरी का फायदा उठा के जो है सुबुतगीन ने जो है उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो सुबुतगीन ने जो है उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है। किसके? ससानी वंश। ससानी वंश के राज्य पर अधिकार किसने कर लिया? सुबुतगीन ने अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया, है ना। उन्होंने आसपास क्षेत्रों को जीता भी और इसकी जो सीमा थी, है ना, इसकी जो ये मैंने बता भूल गया कि अल्बतगीन ने जो है अपनी राजधानी बनाया था गजनी को। किसको बनाया था? गजनी को राजधानी बनाया था। और गजनी कहां पर है? गजनी अफगानिस्तान में। गजनी कहां है? अफगानिस्तान में। और आपको पता होगा कि जैसे भारत है, भारत के बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान है ना। और अफगानिस्तान एक समय में भारत का पार्ट था, भारत का पार्ट था, लेकिन बाद में अरब आक्रमण के समय में थोड़ा जो है भारत से अलग हो गया, भारत से अलग हो गया और एक नए वंश की स्थापना हो गई और वहां पर जो है गजनी वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। गजनी की राजधानी स्थापित की गई थी, है ना, तुर्की वंश की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार अफगानिस्तान तक उनका एरिया था और अफगानिस्तान पाकिस्तान से टच होता है। पाकिस्तान किसका पार्ट था? भारत का पार्ट था। भाई उस समय तो पाकिस्तान भारत का पार्ट था ना। तो अब जो है उनकी सीमा भारत से टच होने लग गई। तो पड़ोसी तो एक दूसरे की सीमा अधिग्रहण करना मतलब करते ही है ना। तो इनके बीच में जो है सीमा टच होने लग गई और उस समय जो है भारत से जिनकी सीमा टच हो रही थी वो हो रही थी आपके पंजाब से। इसकी जो अफगानिस्तान की पंजाब से सीमा टच हो रही थी, है ना। और पंजाब का उसमें जो शासक था, उसमें जो उसका जो शासक था क्या नाम था उसका? जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। वहां का शासक कौन था? जयपाल। पंजाब में पंजाब की इसकी राजधानी क्या थी? रेहन। रेहन नाम की राजधानी थी और वहां का शासक था जयपाल। और इनके बीच में क्या हुआ? सुबुतगीन और इनके बीच में लड़ाई हुई। क्या हुई? लड़ाई हुई। अब इसमें क्या है, सुबुतगीन कई बार जयपाल ने सुबुतगीन को पराजित कर दिया, है ना। लेकिन ज्यादातर मामलों में सुबुतगीन से उसको पराजित किया, है ना, और उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन बाद में सुबुतगीन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सुबुतगीन की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था इस्माइल वो शासक बना। इसके बाद में कौन शासक बना? इस्माइल बना। लेकिन वो शक्तिशाली नहीं था तो इस्माइल को पराजित करके जो है शासक कौन बन गया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। और ये जो अपने जो है मेन टॉपिक है आज का, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है कहा जाता है, एक हेनरी इलियट नाम का विद्वान है, उसने कहा कि 1000 से आपके जो है 1027 ईस्वी तक, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में जो है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ठीक है। और उन्होंने जो ये आक्रमण किए वो लंबे आक्रमण थे, छोटे-छोटे आक्रमण किए थे, छोटे-छोटे आक्रमण किए थे। और उन्होंने देख रहा था कि डिसाइड कर रखा था इस बार इस क्षेत्र पे आक्रमण करना है, इस बार इस क्षेत्र पे आक्रमण करना है। और वो जो है कि कई बार इसके उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि उसका मेन उद्देश्य जो भारत पर आक्रमण करना था, उसका उद्देश्य था धन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? धन प्राप्त करना। तो उस प्रकार जो है उसने सबसे पहले क्या देखे? धन के अड्डे देखे कि धन कहां हो सकता है, धन कहां हो सकता है। उसने बड़े बड़े राज्यों पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन उसने ऐसे क्षेत्र को ढूंढा जहां पर धन मिल सकता है, उसे सोना चांदी मिल सकता है, जवाहरात मिल सकता है। ऐसे क्षेत्रों को उन्होंने ढूंढा और भारत पर किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में रखने का प्रयास उसने नहीं किया। तो उसका मेन उद्देश्य धन प्राप्त करना था। तो इस प्रकार उसने छोटे छोटे आक्रमण किए और इनका जो है अलग अलग ईयर में
और कहा जाता है कि जब उसको जो वहां खलीफा था उस समय, उसने उसको यामीन डॉलर और यामीन उन मिल्लत नाम की जो उपाधि दी थी, उस समय जो इसने डिसाइड किया था कि मैं हर साल भारत पे आक्रमण करूंगा, हर साल भारत पे आक्रमण करूंगा। और भारत पर आक्रमण करने का मतलब है कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और उससे पहले अरबों ने आक्रमण कर दिया था भारत पे, और अरबों के आक्रमण से जो उन्हें संपत्ति मिली थी उसे ये तुर्की लोग वाकिफ थे कि भाई जो है उनको भारत पर आक्रमण करने का कितना फायदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो उन्होंने उनको क्लियर था कि अगर भारत पे आक्रमण करें तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा। तो इस प्रकार इस बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है आक्रमण करना शुरू किया। तो इस प्रकार उन्होंने आक्रमण की अपनी शुरुआत की, और इनमें जो पहला आक्रमण था वो हुआ था 1001 या 1002 में, 1001 या 1001 या 1002 में जो है आपके इसने आक्रमण किया था। और ये केवल भारत समीपवर्ती क्षेत्रों में था, समीपवर्ती क्षेत्रों में था, जैसे पेशावर साइड में जो है उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन ज्यादा विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन छोटा सा आक्रमण था। लेकिन पहला आक्रमण वही था 1001 और 1002 में। अब दूसरा आक्रमण जो तो है आपके, दूसरा आक्रमण हुआ दूसरा आक्रमण जो आप बात कर रहे हैं, एक मिनट, दूसरा आक्रमण भी 1002 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1002 ईस्वी में हुआ। और वो जो हुआ था आपके जयपाल के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? जयपाल जो आपको पता है कौन था? पंजाब का शासक था, है ना। और इसके पिता की भी उससे लड़ाई हो चुकी थी, है ना, तो वो भी उसके मन में कसक थी और वो अपने पिता के दुश्मन को पराजित करना चाहता था। ठीक है, तो उसने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और जयपाल को पराजित भी किया। तीसरा आक्रमण हुआ था, वो हुआ था 1004 में, 1004 में हुआ था। और वो जो है 1004 में जो है किसके खिलाफ हुआ था? वाजिरा जो शासक था, उच्च का शासक वाजिरा था, उसका शासक वाजिरा था, उसके खिलाफ उसने जो है आक्रमण किया था। तो वाजिरा जो है बाद में उसे पराजित होकर जंगल में भाग गया और उस क्षेत्र में उसका अधिकार हो गया। अब जो है चौथा आक्रमण की हम बात करते हैं। चौथा आक्रमण हुआ था मुल्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था? मुल्तान के खिलाफ। मैंने आपको बताया था कि जब अरबों ने आक्रमण किया था तो सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और सिंध क्षेत्र को जीतने के बाद में परवर्ती काल में जो है सिंध जो 2 भागों में बढ़ गया था, मुल्तान और मंसूरा नाम के 2 प्रांतों में बढ़ गया था। और उस मुल्तान पर उस समय जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसमें एक शासन कर रहा था, उसका नाम था दाऊद। और दाऊद जो था वो सिया संप्रदाय को मानने वाला था। किस संप्रदाय को मानने वाला था? सिया संप्रदाय को मानने वाला था। ये थोड़ा मैं बैक में जा रहा हूँ, वापस थोड़ा बता रहा हूँ कि सिया संप्रदाय। फिर बाद में मैंने कल बताया था कि आपके अरबों ने जब आक्रमण किया था तो जो खलीफा थे वो उमैया वंश के थे। कौन से वंश के थे? उमैया वंश के थे। और उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? दमिश्क। उनकी राजधानी कौन सी थी? दमिश्क। लेकिन ये जो आपके अभी जो तुर्की आक्रमण हो रहे हैं, इनके काल में जो खलीफा थे वो अब्बासी खलीफा थे। कौन थे? अब्बासी खलीफा। और उनकी जो राजधानी थी वो थी बगदाद। अब्बासी खलीफा कौन थे? अब्बास जो है महमूद साहब का चाचा था। अब्बास कौन था? महमूद साहब का चाचा। और उसके वंश के जो लोग थे, जो खलीफा बने थे, वो अब्बासी खलीफा कहलाते। कौन कहलाते? अब्बासी खलीफा। इस चीज का विरोध किया जा रहा था कि महमूद साहब का वंशज ही खलीफा हो सकता है। सिया लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे, ईरानी लोग भी विरोध कर रहे थे। तो इन चीज का फायदा उठाया अब्बासी वंश के लोगों ने, और उन्हें कहा कि भाई मैं तो वंश का, हम तो उनके वंश के हैं, तो हमें बना दो। तो अब्बासी लोग जो है, अब्बास कौन था? मोहम्मद साहब का चाचा था। ठीक है, तो उन्हें कोई एतराज नहीं था कि भाई मोहम्मद साहब का वंशज जब बन रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं है। जबकि पहले अबू बकर, उस्मान और उमर मोहम्मद साहब के वंशज नहीं थे। अबू बकर जो है मोहम्मद साहब का ससुर था, तो इस प्रकार रंग संबंधी नहीं थे। तो सिया लोग उनको अपना खलीफा नहीं मानते थे, सिया लोग उनको अपना खलीफा नहीं मानते थे। लेकिन अब्बासी लोग जो थे सिया, लेकिन ये जो है मोहम्मद गजनवी जो अलग विचारधारा का आदमी था, महमूद गजनवी जो अलग विचारधारा आदमी था, और दाऊद सिया संप्रदाय मानने वाला था, तो उसने इसके खिलाफ आक्रमण किया मुल्तान पर, और मुल्तान पर उसको दाऊद को पराजित कर दिया। तो इस प्रकार ये जो है आपके कौन सा आक्रमण हो गया? चौथा आक्रमण हो गया। पांचवा आक्रमण जो है आपके पंजाब पर भी किया उसने, पंजाब पर ही किया। किस पर किया? पंजाब पर ही किया। और पंजाब पर इस समय जो शासक था वो आपके जयपाल का दोहिता था, सुखपाल।
जयपाल का दोहता था सुखपाल, वो शासन कर रहा था। पहले सुखपाल ने जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, बाद में जो है उसने इस्लाम धर्म त्याग दिया, है ना। तो फिर बाद में उसने उस पर अटैक किया और उसको पराजित किया, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपके अगले आक्रमण की हम बात करते हैं, वो हुआ था आपके छठा आक्रमण हुआ था नगरकोट। नगरकोट में एक मंदिर है, हाँ, वहां पर जो उन्होंने अटैक किया था नगरकोट में, है ना। छठा आक्रमण 1008 में, 1008 में जो है नगरकोट पर आक्रमण किया था और उसने जो है वहां पर जो मंदिर था उसको तोड़ा, उनकी मूर्तियों तोड़ा, है ना। उसके बाद ही उसको जो है बुद्ध किशन कहा जाने लगा, बुद्ध शिखर कहा जाने लगा। और बुद्ध शिखर का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियों तोड़ने वाला, है ना। उसको बुद्ध शिखर किसको कहा जाता है? महमूद गजनवी को, ठीक है। तो इस प्रकार अब जो है बाद में अगला जो 7वां आक्रमण था वो हुआ था नारायणपुर 1009 में, 1009 में नारायणपुर पर। किस पर हुआ था? नारायणपुर पर। इससे सीमावर्ती क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में, उस पर उन्होंने आक्रमण किया और उसको वहां के शासकों को पराजित किया। और इसका जो 8वां आक्रमण है वो वापस हुआ था आपके मुल्तान पर ही। दाऊद को पराजित कर दिया था, लेकिन उसके जाते वापस दाऊद ने मतलब शक्ति अर्जित कर ली थी, तो वापस 8वां आक्रमण करके दाऊद के खिलाफ किया था और अब की बार उसका पूरा काम तमाम कर दिया, ठीक है। 9वां आक्रमण जो था वो आक्रमण किया था आपके थानेश्वर पर। किस पे आक्रमण किया था? थानेश्वर पर, ठीक है। 9वां आक्रमण कब किया था? 1009 में थानेश्वर पर, ठीक है, थानेश्वर पर किया था। और 10वां आक्रमण जो था वो आपके किया था आपके वहां का शासक था ये पंजाब पर किया था। कहां पर किया था? पंजाब पर। पंजाब पर बार बार आक्रमण कर रहा था। पंजाब के शासक जो थे भाई जयपाल था पहले, जयपाल के बाद में जो है आपके कौन आया? आनंदपाल आया, आनंदपाल के बाद में सुखपाल आया, सुखपाल के बाद में त्रिलोचन पाल आया, ठीक है। तो उनके जो वंशज थे बार बार इनका जो है एक को हरा के जाता, दूसरा खड़ा हो जाता। तो इस समय जो शासक था पंजाब को त्रिलोचन पाल था, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है आपके 10वां आक्रमण हुआ। 11वां आक्रमण जो था आपके किसके खिलाफ किया था? कश्मीर में किया था। किसमें किया था? कश्मीर में। और कश्मीर में जो है उस समय रानी दिद्दा थी। कौन थी? रानी दिद्दा के बारे में पढ़ते हैं हम। रानी दिद्दा, है ना, दीदी थी। कश्मीर में जो है दीदी कहा जाता है, बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है, ठीक है। तो रानी दिद्दा थी, उस समय जो है उन्होंने आक्रमण किया था। हालांकि उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन लूटपाट करके चला गया था, ठीक है। इसके बाद में जो है 12वें आक्रमण की बात करते हैं। 12वां आक्रमण जो है उसने किया था आपके कन्नौज पर। किस पर किया था? कन्नौज पर। कन्नौज के बारे में आप जानते हैं। कन्नौज पर जो है उन्होंने आक्रमण किया था 1018 में। 1018 में जो है कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज पर उस समय कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल था, है ना। कन्नौज के बारे में आप जानते हैं, कन्नौज पर जो है हर्षवर्धन की राजधानी रहा है ना। और कन्नौज के लिए जो है त्रिराष्ट्रीय संघर्ष हुआ था, त्रिवंशीय संघर्ष हुआ था, है ना। हाँ, पाल पर्दियार और राजकोट के बीच में, है ना। कन्नौज बहुत ही उपजाऊ जगह थी, है ना। इसके लिए बहुत ही संघर्ष हुआ था। तो कन्नौज पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का जो शासक था वो राज्यपाल था, पटियाला शासक था, राज्यपाल था, ठीक है। राज्यपाल जो है उसके आक्रमण से घबरा गया और अपना राज्य छोड़कर भाग गया, ठीक है। तो ये आपके 12वां आक्रमण था। 13वां आक्रमण जो है आपके किसके खिलाफ था? ये आपके बारी, बुंदेलखंड और किरार, ये कुछ क्षेत्र है, बारी, बुंदेलखंड और किरार, वहां पर आक्रमण किया गया 1020 में। 1020 में जो है आक्रमण किया गया। कौन सा? 13वां आक्रमण। अब जो है हम बात करते हैं 14वें आक्रमण की। 14वां आक्रमण जो है कहां पर किया गया? कालिंजर पर। किस पर किया गया? कालिंजर जो है आपके चंदेल शासकों की राजधानी थी। हालांकि इसके खिलाफ उन्होंने सफलता नहीं मिली। और वहां का जो राजा था वो था गंड। कौन था? गंड। जो है कालिंजर का शासक था। चंदेल राजाओं के बारे में जानते हैं आप। चंदेल राजा जो बहुत फेमस है, किसके लिए फेमस है? चंदेल शासक जो है बहुत फेमस है, वो आपके खजुराहो के मंदिर के बारे में। उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था ना, तो उसमें आक्रमण उन्होंने किया था, लेकिन वहां उसको जो है ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद में जो आपके 15वां आक्रमण आता है। 15वां आक्रमण आपके जो है गुजरात अनिलवाड़ा पर किया गया था। किस पे किया गया था? अनिलवाड़ा गुजरात में कहते हैं। अनिलवाड़ा पर किया गया था, ठीक है। लेकिन उसमें जो है उससे ज्यादा सफलता नहीं मिली, है ना। हालांकि लूटपाट, उसका जो है शासन करना नहीं था उद्देश्य, उसका लूटपाट करना था मुख्य उद्देश्य। अब वो जो अगला आक्रमण आता है वो आता है आपके 16वां आक्रमण। कौन सा आता है? 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण आता है
और वो होता है आपके 1025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है, बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है। और ये कहां पर किया गया था? सोमनाथ पर। कहां पर किया गया था? सोमनाथ का मंदिर। ये सोमनाथ का मंदिर जो शिव जी का मंदिर था और इस पे आक्रमण किया गया था। सोमनाथ के मंदिर के बारे में महमूद गजनवी को पता था कि इसमें बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है, हाँ सोने, और तो जो है इस पर उसने आक्रमण किया था। और लोगों को, यहाँ के जो लोग थे उनको विश्वास था कि भाई हमारा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ तो भगवान है, ठीक है, भगवान है। उन्होंने जो है इसके लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया। वहाँ का जो शासक था भीम, उसमें सोमनाथ में गुजरात को जो शासक था वो भीम था, है ना। और भीम जो था उसने जो है दूरदर्शिता परिचय नहीं दिया और जो है उसने सोचा कि वो वापस जब लूट के इधर से आएगा तब उससे आक्रमण करूंगा, है ना, ऐसा कुछ उसने डिसाइड किया था। तो उसने जो है वो जब लूट के गया दूसरे रास्ते से निकल गया, ठीक है। तो उसने सोमनाथ को जो है उन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, सोमनाथ के मंदिर को, और बहुत सारे जो सामान वहां से लेकर वो गया था, लाकर वहां से गया था 1025 में। कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण। अब 1027 जो आक्रमण था वो किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ। ये सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे जाट, और जब महमूद गजनवी जो है लूट के जाता था, सामान लूट के जो है जाता था, तो ये क्या करते थे लोग? उसको लूट लेते थे, है ना, लुटेरे को लूट लेते थे। तो बार बार प्रेशर होते थे। तो उन्होंने जो एंड में क्या किया? जाटों के खिलाफ अभियान किया। किसके खिलाफ अभियान किया? जाटों के खिलाफ अभियान किया। और उन्होंने जो है लास्ट में जो जाटों का विनाश किया। तो ये जो है हम आक्रमण पढ़ लिए, 17 आक्रमण उन्होंने किए थे। तो एक एक करके हमने पढ़ लिए। अब कुछ जो है हम तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम जो है कुछ आपके इसके महमूद गजनवी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे जो है उन्होंने कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ठीक है, बहुत आगे फिर काटने हैं।